हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक एंड टॉक। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ गाइस, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर BLLB के 6th सेमेस्टर की बात करेंगे। आज हम इसके अंदर मुस्लिम लॉ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ यूनिट फर्स्ट है और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ यूनिट सेकंड है। तो वो दोनों यूनिट हम इस वीडियो के अंदर एक साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज हम जिसके अंदर कंटेंट डिस्कस करेंगे वो है मुस्लिम लॉ और मुसलमान कौन होते हैं और कौन से 5 पिलर्स होते हैं मुस्लिम्स के, प्लस सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, प्लस प्राइमरी एंड सेकंड सोर्सेज क्या है। आज हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं मुस्लिम लॉ की। सबसे पहले हम बेसिकली जान लेंगे मुस्लिम लॉ है क्या। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है, ठीक है, और एक अनकोडिफाइड लॉ है। जैसे कि हमारा जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड है, बट मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड है और एक पर्सनल लॉ है। हमारा हिंदू लॉ भी पर्सनल लॉ ही है। Muslim law in India means that portion of Islamic civil law which is applied to Muslim as personal law. तो मुस्लिम लॉ इंडिया में क्या है? एक पोर्शन है इस्लामिक सिविल लॉ का जो मुस्लिम्स पर अप्लाइड है। ठीक है, जो मुस्लिम लॉ है वो कैसे बना? इंजेक्शन ऑफ कुरान से कंसिस्ट होके बना है मुस्लिम लॉ। ठीक है, और ये कहा जाता है कि मुस्लिम लॉ की डिवाइन ओरिजिन है। ये एक एंजल गैब्रियल के थ्रू जो है इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एक एंजल गैब्रियल की उनके थ्रू इसका ओरिजिन हुआ है, उसके थ्रू ये एस्टेब्लिश हुआ या फिर आया है। इट रिसीव्ड बाय मुस्लिम टू रिसीव एज बीइंग वर्ड ऑफ गॉड। जो वर्ड एंजल गैब्रियल ने कहे वो वर्ड जो रिसीव करेगा उसको कहा गया कि वो भगवान के कहे हुए वर्ड्स है, मतलब वो वर्ड इन्हें गॉड ने कहा है, ऐसा माना गया। ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया आर गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, जिसका नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसके थ्रू जो है मुस्लिम इंडिया के अंदर गवर्न होते हैं। शरीयत कानून आपने सुना होगा काफी बार। तो इस लॉ से जो है मुस्लिम गवर्न होते हैं। ठीक है, दिस लॉ डील विद मैरिज। ये लॉ डील करता है मैरिज के साथ, सक्सेशन के साथ, इनहेरिटेंस एंड चैरिटीज अमंग मुस्लिम। मुस्लिम के रिलेटेड ये जो कुछ बेसिक बात है इन सब के अंदर शरीयत लॉ जो है डील करता है। ठीक है, इसको ऐसा बोला गया है कि ये गॉड की कमांड है मुस्लिम्स के लिए और जो शरिया लॉ है वो इस्लाम का लीगल सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि जो शरीयत लॉ है वो गॉड की कमांड है मुस्लिम्स के लिए, ऐसा बोला गया है शरीयत लॉ को। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो शरीयत लॉ से ही जो है उनके ऊपर शरीयत लॉ ही अप्लाई है। ठीक है, अब बात करते हैं मुसलमान होता कौन है, मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसलमान बेसिकली वो होते हैं जिनका फेथ अल्लाह में होता है, मतलब उनके जो गॉड होता है वो अल्लाह होते हैं। जिसका फेथ अल्लाह में होता है वो मुसलमान होता है। ठीक है, अब मुसलमान दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मुसल प्लस ईमान। ठीक है, मुसल प्लस ईमान से बनकर जो है मुसलमान बना है, जिसका मतलब है मुसल का मतलब होता है स्प्रेड करना, ईमान का मतलब होता है गॉड फेथ। स्प्रेड जो बंदा स्प्रेड कर रहा है गॉड फेथ को, कौन से गॉड फेथ को? अल्लाह के गॉड फेथ को, तो वो मुस्लिम होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड मुसलमान। ओके, अब बात करते हैं इनके 5 पिलर्स हैं जो हर मुस्लिम को करने ही होते हैं। ये 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट बोले गए हैं मुस्लिम्स में, जिसमें पहला है कलमा, दूसरा है रोज़ा, तीसरा है नमाज, चौथा है ज़कात एंड फिफ्थ है हज। तो ये 5 पिलर्स मुस्लिम को अपनी लाइफ में परफॉर्म करने ही करने हैं, इनसे वो मना नहीं कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड है। तो ये चीज़ें उन्हें करनी ही करनी है अपनी लाइफ। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं मुसलमान के। तो अब हम देखते हैं कलमा क्या होता है। कलमा इनके वर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारे हिंदुओं में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान में गायत्री मंत्र बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ वो हिंदू है। ठीक है, ऐसे मुस्लिम में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये एक बच्चे को बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो किस रिलीजन में उसने एंटर करा है। जैसे कि
देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे कोई और गॉड नहीं है, बस अल्लाह है। एंड मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है अल्लाह के, ठीक है? ऐसा बोला गया है, कलमा में ऐसा बोला जाता है। कलमा इज़ अ नेसेसिटी रिक्वायरमेंट टू एंटर द रिलीजन ऑफ इस्लाम। अगर कोई पर्सन कलमा बोलता है तो एक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी को इस्लाम में एंटर होना है तो उसको कलमा बोलना पड़ेगा। और उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, तो इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि वो प्रोनाउंस करना भी थोड़ा हार्ड होता है इसलिए। ठीक है? इसलिए मैंने उसे यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर आपको वो सही से मेंशन करना आता हो तभी उसे पेपर में मेंशन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो कलमा वही है कि एक कुछ नेसेसिटी वर्ड्स हैं जो एक बच्चे को बताए जाते हैं कि उससे पता चलता है कि बच्चा इस्लाम में एंटर हुआ है या वो इस्लामिक कम्युनिटी से है। ठीक है, अब बात करते हैं रोज़ा की। तो कलमा आप लोगों को समझ आया? कलमा वही कुछ वर्ड्स हैं जो एक बच्चे को लोग बताए जाते हैं, ठीक है? जिससे पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है या फिर अगर कोई इस्लाम के रिलीजन में एंटर हो रहा है तो उसको भी कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे हम पाठ करते हैं ऐसे अपना कलमा पढ़ते हैं, ठीक है? अब हुआ रोज़ा क्या होता है? रोज़ा होता है फास्ट, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, ये एक एक्ट होता है वर्शिप का, जिसके अंदर मुस्लिम ना तो कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, इवन डे टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इवन रोज़ा एक पर्शियन वर्ड है, अरेबिक वर्ड नहीं है। ये इनका होली मंथ होता है रमज़ान, एक पवित्र मंथ माना गया है रमज़ान को। उस पवित्र मंथ में ये लोग रोज़ा रखते हैं, जो ये फास्ट रखते हैं। इवन उस फास्ट में ये भी होता है कि स्प्लिट तक के अंदर नहीं ले सकते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उस फास्ट में स्प्लिट तक अंदर नहीं जा सकता है। इवन ये कहा जाता है कि मुस्लिम को 14 आवर्स फास्टिंग करनी होती है, पर एक दिन के अंदर 14 घंटे का फास्ट रखना ही रखना है। उससे कम नहीं चलेगा, कम से कम 14 घंटे तो होने ही चाहिए। फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फास्टिंग रमज़ान में फास्टिंग करना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर माना गया है इस्लाम के अंदर, ठीक है? ये एक एक्ट है वर्शिप का जो मैंडेटरी है सारे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है? अब मैंडेटरी लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। फास्टिंग इज़ नॉट ओनली ऑन फिजिकल एंड बट इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल वन। फास्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ स्पिरिचुअल है, बट हाँ, फिजिकल एक्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकली फास्ट कर रहे हो, फिजिकली आप कुछ खा भी नहीं रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं है, फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। आपका मन भी जो है उस टाइम पे अल्लाह के करीब होता है रोज़ा में, तो इसलिए रोज़ा को एक वर्शिप का एक्ट बोला गया है। ठीक है, रोज़ा इनके पवित्र मंथ रमज़ान में करा जाता है। 14 घंटा पर डे के हिसाब से होता है, इन कम से कम 14 आवर्स पर डे व्रत रखना ही पड़ता है, ठीक है? अब बात करते हैं नमाज़ की। नमाज़ एक ऑब्लिगेटरी प्रेयर है इन सबके लिए, ठीक है? जो कोई इंसान मुस्लिम है उसे कहा जाता है दिन में कम से कम 5 टाइम्स नमाज़ पढ़नी है। और जो नमाज़ होती है वो अर्ली मॉर्निंग की होती है, आफ्टरनून और इवनिंग की भी होती है, नियर सनसेट एंड लेट इवनिंग की भी नमाज़ होती है। दिन में 5 तरीके की नमाज़ होती है और ऐसा कहा गया है कि जितने भी मुस्लिम हैं उन सबको नमाज़ परफ़ॉर्म करनी ही करनी है, ठीक है? इवन रोज़ा में भी कुछ कंडीशन ऐसी है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है? वो रोज़ा नहीं रख सकती, उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो रोज़ा नहीं रखे। क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को हर घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, वो बेबी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए रोज़ा वो नहीं रखेगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या फिर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिसेबल है या फिर बहुत बीमार है, जो बेड से उठ भी नहीं सकता है, ठीक है? अगर कोई ऐसा पर्सन है तो वो भी रोज़ा नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी। इवन कोई चाइल्ड है, अगर वो भी रोज़ा नहीं रख रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है? तो कुछ कंडीशंस हैं, रोज़ा रखना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं अगर वो रोज़ा नहीं रखते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ऐसा नहीं है उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इवन नमाज़ जो है नमाज़ 1 दिन में 5 बार पढ़नी चाहिए, ये एक ऑब्लिगेटरी परफॉर्मेंस होती है कि सबको ये करनी ही करनी है, जो मुस्लिम्स हैं उनको, ठीक है? मॉर्निंग की नमाज़ को फ़जर कहा जाता है, ज़ोहर को आफ्टरनून की नमाज़ कहा जाता है, असर 3 से 4 बजे के बीच में जो नमाज़ होती है उसका असर बोला जाता है, मागरिब 6:30 से 7:45 के बीच में नमाज़ का टाइम होता है, ईशा
8:15 से 11:50 के बीच में नमाज करनी होती है। तो ये 5 टाइम्स नमाज करनी होती है एक दिन के अंदर मुस्लिम्स को, ठीक है। बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप सोते रहेंगे या फिर आप भूल गए, तो वो एक्सक्यूज नहीं है नमाज का। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई चाइल्ड है, फिर कोई सिक है, तो नमाज नहीं कर पा रहा, उठ ही नहीं पा रहा अपनी चेयर से, अगर ऐसे कुछ कॉजेज है, रीजन है, तो वो नहीं करेंगे नमाज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको कुछ टाइम उस पीरियड के लिए अगर वो नहीं कर रहे नमाज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नमाज सबको करनी है जो मुस्लिम्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कलमा, रोजा और नमाज। अब बात करते हैं ज़कात क्या होता है। ज़कात एक चैरिटी होता है। कहा जाता है मुस्लिम्स को अपने 2.5 से 3% तक जो वेल्थ है वो नीडी पर्सन को देनी चाहिए। मतलब ये एक ऑब्लिगेट है कि उन्हें देनी ही देनी है, नीडी पर्सन को 2.5 से 3% के बीच में चैरिटी देनी ही है, ठीक है। अब कौन रिसीव कर सकता है ज़कात? तो कोई भी इंसान जो गरीब है या ज़रूरतमंद है उसको ये उसको ये चैरिटी जो है दे सकते हैं, ठीक है। और ईद के पहले ये ईद के पहले चैरिटी दी जाती है। मतलब जो इनका पवित्र मंथ होता है, जैसे कि जो इनका रमज़ान का महीना होता है, उस महीने में ये लोग जो है ज़कात देते हैं। ईद से 1 दिन पहले दी जाती है ज़कात। वो भी इसलिए इसके पीछे ये कहा गया है, वो इसलिए दी जाती है ताकि जो लोग हैं वो अपनी ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, इसलिए ज़कात दी जाती है। अब ज़कात सबसे पहले किसे दी जानी चाहिए? पहले तो मैटरनल साइड, अगर आपको लग रहा है आपकी मम्मी की साइड कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले आप उसे देंगे, ठीक है। पैटर्नल साइड अगर आपको लग रहा है कि आपके पापा के खानदान में किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, या फिर किसी को ज़्यादा नीड है, तो आप उसे देंगे, या फिर किसी ऑर्फनेज को देंगे, ठीक है, या फिर किसी विडो को देंगे। उसके बाद आप देंगे आउटसाइडर्स को। पहले ये चारों चीज़ें अगर नहीं है, अगर ये ऊपर की कोई चीज़ नहीं एग्ज़िस्ट करती है, तब आप देंगे बाहर वालों को, ठीक है। तो ये बताया गया कि ज़कात पहले किसे देनी चाहिए। और ज़कात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप पैसे हैं तभी आप ज़कात दोगे। अगर ऐसा नहीं है कि आप पूरे सोने में लदे हुए हो और आप कह रहे हो हमारे पास तो कैश नहीं, हम तो दे नहीं सकते। नहीं, आप अपने एसेट्स का और अपने मनी का, कैश का, किसी का भी 2.5 से 3% जो है ज़कात में दे सकते हो। ठीक है? इवन अपनी प्रॉपर्टी का भी लोग ज़कात करते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी का भी आप ज़कात कर सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं हज की। हज है पिलग्रिमेज। हज इज़ अ स्केयर्ड पिलग्रिमेज दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एवरी मुस्लिम। ये बोला गया है कि एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम हर मुस्लिम को जो है हज पर जाना चाहिए। ठीक है? ये फिफ्थ पिलर है इस्लाम का। पर आपको पता है अगर किसको हज पर जाना है तो वो फिजिकली एंड फाइनेंशियली पहली बात तो एबल होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। क्योंकि हज यहाँ इंडिया में तो है नहीं, बाहर है, तो वहाँ जाने के लिए कैश भी बहुत ज़्यादा लगता है और आप फिजिकली भी ठीक होने चाहिए। ठीक है? इवन द हज मीन पिलग्रिमेज मेड टू द काबा। ये जो हज है ये काबा में बना हुआ है। अलोंग वी आर जनरली टेकन बाय मुस्लिम टू क्लीन देयर सोल ऑफ ऑल वर्ल्डली सिन। ये कहा जाता है अगर मुस्लिम वहाँ जाते हैं तो इनकी जो सोल है वो एकदम प्योर हो जाती है, मतलब उनकी सोल एकदम अंदर से क्लीन हो जाती है। ठीक है? जो वर्ल्डली जो सिंस है उनसे इनकी सोल प्योर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ठीक है? उनसे ये दूर हो जाते हैं सिंस से। तो ऐसा कहा गया है कि हज जाना चाहिए मुस्लिम्स को, अपनी लाइफ में एक बार जाना चाहिए। तो ये बात कही गई है और ये फिफ्थ पिलर है, जिसका मुस्लिम्स का फिफ्थ पिलर है। पर ये भी बोला गया है अगर कोई मुस्लिम है जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा हज, तो वो फास्टिंग कर सकता है, अराफा डे की वो फास्टिंग कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि इस डे पे फास्टिंग करने से जो सिंस है ना उनको दूर रखेंगे आपको, मतलब सेंस से आपको दूर रखा जाएगा, आपके पुराने साल में भी और आपके आने वाले सालों में भी। तो अगर कोई आज नहीं जा पा रहा है ड्यू टू फिजिकल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के चक्कर में, तो वो अराफा वो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है। इवन ये भी बोला गया है अगर कोई हज नहीं जा पा रहा है तो वो किसी पुअर गर्ल का निकाह भी करा दे। ठीक है? वो एक अच्छा काम होता है निकाह कराना। अगर कोई किसी पुअर गर्ल का निकाह करा देता है तो वो भी यही माना जाएगा कि हाँ, पर्सन हज पर गया है। ठीक है? तो ये बात बोली गई है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, 5 पिलर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सोर्सेज़ ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के सोर्सेज़ क्या है? तो मुस्लिम लॉ के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं, 2 टाइप में डिवाइडेड है, क्या प्राइमरी हो रहा है या सेकेंडरी।
प्राइमरी में वो सोर्स आए हैं जो प्रॉफिट ने खुद बनाए हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो जो मुस्लिम लॉ है वो प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड है, ठीक है, जैसे कि कुरान, सुन्नत एंड अहादीस, इजमा, कियास, इन पे बेस्ड है। अब ये हृदय मत कुछ बुकों में कियास पे क्यू है और कुछ बुकों में कियास का के है, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यू भी लिख सकते हो, के भी कर सकते हो। अब बात है सेकेंडरी सोर्सेज की, तो सेकेंडरी सोर्सेज को मॉडिफाइड करा गया, मतलब जो प्राइमरी सोर्स है उसको मॉडिफाइड करा गया है फर्दर टाइम के साथ, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज बन गया, जैसे कि कस्टम्स हो गए, जुडिशियल डिसीजंस हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, ये जो है सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुरान की। एक सेकेंड। According to conventional Islamic belief, the Quran was revealed by angel Gabriel। हाँ देखा मैंने, जैसा कि है कि कुरान जो है एंजल गैब्रियल के थ्रू रिवेल हुई है, ठीक है, टू द प्रॉफिट मोहम्मद इन द वेस्ट अरेबियन टाउन्स मक्का एंड मदीना। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के सपने में एक एंजल आती थी, ठीक है, एंजल गैब्रियल उनके सपने में आती थी, उन्होंने आके उन्हें जो वर्ड्स बोले, जो उन्हें कहा, उन्होंने आके उनके सपनों में, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने उन चीज़ों को लिखी, ठीक है, वो बना कुरान, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, मक्का एंड मदीना में बनाया गया था, ठीक है, 609 से 632 AD तक। तो ये जो कुरान है ये 114 चैप्टर्स में डिवाइड है, इवन 6200 से ज़्यादा इसके वर्सेस है, प्लस 24 साल लगे थे कुरान को बनने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि कुरान के अंदर वुमेन्स के लिए स्पेशली चीज़ें लिखी गई हैं, वुमेन्स के लिए बताई गई हैं, ठीक है। तो कुरान के अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें बताई गई हैं मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और ये कैसे बनी थी, एंजल के थ्रू बनी थी, प्रॉफेट मोहम्मद के सपनों में एक एंजल आई थी, उन्होंने जो बोला प्रॉफेट मोहम्मद ने लिखा, और कहा गया ये जो एंजल के जो वर्ड्स हैं वो गॉड के वर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसा माना गया। तो ये होता है कुरान। तो बेसिकली समझ में आया कुरान प्राइमरी सोर्स क्यों है, ठीक है। अब आया सुन्नत हदीस। द वे ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, इट इंक्लूड, सुन्नत में हम वो सब इंक्लूड करते हैं जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने करा, और जिस चीज़ को उन्होंने अप्रूव करा, वो सब सुन्नत में आता है, ठीक है। अहादीस भी होता है और हदीस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग अहादीस बोलते हैं, कुछ लोग हदीस बोलते हैं, ठीक है। आर अमंग द सोर्स थ्रू व्हिच दे केम टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ मोहम्मद एंड हिज मुस्लिम कम्युनिटी। सुन्नत में सुना, जो उन्होंने कहा वो जो उन्होंने अप्रूव करा, ठीक है। अहादीस क्या है, अहादीस में लोगों ने चीज़ों को समझा और उन चीज़ों को प्रैक्टिस में करा, वो हुआ हदीस या फिर अहादीस, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटीज itself belief of Muslim that revelation were two kinds। रेवलेशन टू काइंड्स के होता है, एक तो होता है मैनिफेस्ट जिसको जाहिर बोला गया है, और एक होता है इंटरनल जिनको बातिन बोला गया है, ठीक है। कुरान जो है मैनिफेस्ट पर बेस्ड है, ठीक है, कुरान मैनिफेस्ट पर बेस्ड है, जो जाहिर करी गई है उसके ऊपर कुरान बेस्ड है, ठीक है। सुन्नत मीन्स ऑल मॉडल बिहेवियर जो रहे प्रॉफिट के वो आए सुन्नत में। व्हाट प्रॉफिट सेज डिड और अलाउड हुआ है हादिस में, क्योंकि जो उन्होंने कहा बताया वही तो लोगों ने फॉलो करा, उसी को तो लोगों ने प्रैक्टिस करा, तो वो हादिस में आया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब बात करते हैं इजमा की। God will not allow his people to agree on an error, and whatever Muslim hold to be good is good before the God। ऐसा कहा गया कि जो गॉड है वो इन्हें अलाउ नहीं करते किसी एरर पे एग्री करे, तो अगर कुछ गुड है तो वो गॉड की नजर में गुड होना चाहिए तभी वो अलाउ होगा, ऐसा बोला गया है इजमा के अंदर। इजमा, ठीक है, इजमा ओपिनियंस है लोगों के, ठीक है, और इजमा एक अथॉरिटी है लेजिस्लेशन के प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मतलब इजमा क्या है, इजमा बेसिकली ओपिनियंस है, व्यूज है। अभी आपको इवन 3 टाइप के इजमा हैं, जो भी आपको आगे पता चलेगा, 3 टाइप के इजमा हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इजमा। पहला है इजमा ऑफ कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, is the consensual opinion of companion which is universally acceptable throughout the Muslim world and is unrepairable। तो इजमा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट के इजमा है, जो उन्होंने बोला, जो उनके व्यूज है, ओपिनियंस है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मुस्लिम कम्युनिटी में, और उनको आप रीअपील नहीं कर सकते, कांट बी रीअपील, ठीक है। ऐसा इवन कहा भी जाता है कि मुस्लिम लॉ के अंदर आप इतनी जल्दी अपील या चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अब है इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट, सेकेंड है इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट is the consensual opinion of jurists which is believed that is best ijma after ijma of companion. इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट, जो ज्यूरिस्ट के इजमा है, जो ज्यूरिस्ट के ओपिनियंस है, उसको भी बेस्ट इजमा माना गया है इजमा ऑफ कंपेनियन के बाद। फिर आया इजमा ऑफ पीपल। सो इजमा ऑफ पीपल जो है वैसे तो इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन लीगल इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ये सिर्फ इम्पोर्टेंस रखता है रिलीजियन प्रेयर के मैटर में, ज़्यादा वैल्यू अटैच है इजमा ऑफ पीपल, मतलब लोगों के ओपिनियन की। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, इज द ओपिनियन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एज बोल may have any importance, but in actual practice, ijma of Muslim public had no value with regard to the matters. जो नॉर्मल मैटर्स है उसमें वैल्यू नहीं है, बट जो प्रेयर के रिलीजन के जो मैटर हैं उसके अंदर जो नॉर्मल पीपल हैं मुस्लिम के, उनकी वैल्यू है। ऐसा इजमा पीपल के अंदर है। ठीक है, 3 काइंड के इजमा है, पहले प्रॉफिट का, फिर ज्यूरिस्ट का, फिर पीपल का। ठीक है, अब बात करते हैं कियास क्या होता है। तो कियास, दिस इज द लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ, ये लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ऊपर के 3 अबव के एनालॉजी है इसके अंदर। अगर कोई भी चीज़ कुरान, सुन्ना एंड इजमा के अंदर फिट नहीं होती है तो वो इसके अंदर फिट करी जाएगी, इसके अंदर उसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी, ये क्योंकि मिक्सचर है, तीनों के तीनों का मिक्सचर है ये। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऊपर नहीं आई है तो वो इसके अंदर आएगी। It should be noted that Qiyas does not support to create a new law but merely apply old established principles. कियास में ये है कि ये जो पुराने लॉज हैं उसको ये नया नहीं कर सकती है। मतलब कि जो पुराने जो लॉज हैं उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल या कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकती है, लेकिन न्यू लॉ सपोर्ट नहीं करता है कियास। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज न्यू लॉज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी कियास जो है ये न्यू लॉज को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट जो पुराने लॉज हैं, जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, उसको सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट सारा चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई हो। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। तो प्राइमरी में हमारे 4 सोर्सेज थे, कुरान, हदीस एंड सुन्नत, और इजमा और कियास। आई होप आप लोग को वो चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये बात भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। तो जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये सप्लीमेंट्री सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के, जैसे कि उर्फ और कस्टम। कस्टम को भी उर्फ कहा गया है। मुस्लिम लॉ नेवर रिकॉग्नाइज कस्टम है। देखो, मुस्लिम लॉ ने कभी भी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा है सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन जो भी कोई कस्टम है उन्हीं ये डिनाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुस्लिम के जो कस्टम है उन्हीं से तो मुस्लिम लॉ कन्फर्म हुआ है, उन्हीं से तो आया है, कस्टम से तो आया है। तो कहीं ना कहीं कस्टम्स हैं। ठीक है, कस्टम्स का प्लेस है मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है, इन वेरियस मैटर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कस्टम प्ले सिग्निफिकेंट रोल, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कस्टम्स ने कुछ मैटर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड हो गई, तहसील सक्सेशन हो गई, निकाह हो गया, उन सब में कस्टम्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, अब आता है प्री कंडीशन ऑफ वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम की कंडीशंस क्या होती है। कस्टम मस्ट बी टेरिटोरियल, कस्टम टेरिटोरियल होना चाहिए, एंशियंट होना चाहिए, काफ़ी टाइम से होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, इनवेरिएबल नहीं होना चाहिए। कस्टम शुड नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसी, जो कस्टम है वो पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड कुरान एंड इजमा के कंट्रीब्यूशन में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो कस्टम है वो कुरान और इजमा के अगेंस्ट है, नहीं, उनके कंट्रीब्यूशन में नहीं होना चाहिए। प्लस टेरिटोरियल होना चाहिए, और एंशियंट होना चाहिए कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सर्टेन एंड इनवेरिएबल, ये नहीं कि वेरिएबल्स हैं उसके अंदर चेंजेस हैं टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। ये रिक्वायरमेंट है कुछ वैलिड कस्टम्स की। अब बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस की। जुडिशियल डिसीजन, दिस includes the decision of Privy Council, the Supreme Court and High Court of India. Judges explain what law is
These decisions are regarded as precedent for future cases. ऑब्वियस सी बात है यार, जो हमारा जुडिशियल डिसीजन होता है उनका एज अ प्रेसिडेंट माना जाता है फ्यूचर केसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि लॉ क्या है प्लस जो उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए वो प्रेसिडेंट माने जाते हैं फ्यूचर केसेस के लिए। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ जुडिशियल डिसीजन व्हिच हैव बीन गिवन ड्यू डायमेंशन टू मुस्लिम लॉ। काफ़ी ज़्यादा वो है नंबर्स हैं केसेस के जिसके अंदर मुस्लिम लॉ के अंदर चेंजेस हुए हैं डिसीजंस के चक्कर में। ठीक है, जिससे मुस्लिम लॉ को कुछ डायमेंशंस मिली है। ठीक है, जैसे कि ये केस है ये मैनी बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का। द प्रिवी काउंसिल हैड दैट विडो possesses the right to retain the property of her husband till her dowry money was paid। तो ऐसा कहा गया है इस केस के अंदर कि जो विडो है वो पोजेस कर सकती है राइट टू रिटेन अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करने का हस्बैंड की प्रॉपर्टी को, जब तक उसे उसका जो डॉरी का अमाउंट है वो पेड नहीं हो जाता। ठीक है, इस केस के अंदर ऐसा कहा गया कि विडो के पास राइट है, ठीक है, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी का, जब तक उसका जो डोवर है उसको पेड नहीं हो जाता तब तक। अब आया बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। द सुप्रीम कोर्ट गेव अ न्यू लाइन ऑफ अप्रोच टू द लॉ ऑफ मेंटेनेंस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ मेंटेनेंस की एक न्यू लाइन दी थी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ वुमन विल बी entitled फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC even though she has received a lump sum amount under his customary law। ये कहा गया उसके कस्टमरी लॉ में अगर उसने अमाउंट रिसीव कर लिया है, इवन उसके बावजूद भी एक जो वुमेन है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमरी लॉ में हमने उसे उसका डोवर दे दिया अब क्या देना, नहीं है, वो अंडर सेक्शन 125C वो जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इवन सिमिलर व्यू शाहबानो केस में भी करा गया था। शाहबानो केस एक बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केस है, मुझे लगता है कि लॉ में आजकल सबने यही केस पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आप केस के डायरेक्ट नाम लिख सकते हो रेफरेंस के लिए। बाकी जुडिशियल डिसीजन जो है उन्होंने मुस्लिम को नई डायमेंशन दी है। ठीक है, सो मुस्लिम लॉ हैज़ बीन सप्लीमेंटेड ऑन मेनी पॉइंट बाय जुडिशियल डिसीजन। तो मुस्लिम लॉ को सप्लीमेंट करा गया है काफ़ी पॉइंट्स पर, जुडिशियल डिसीजन ने मुस्लिम लॉ को मॉडिफाइड करा है। इवन पहले 3 तलाक था, 3 तलाक हटा दिया गया। तो ऐसे केसेस आए हैं तभी तो जजमेंट्स आई हैं, तभी तो न्यू लॉज बने हैं। तो कहीं न कहीं मुस्लिम लॉ को नई डायमेंशन तो मिली है। पहले वुमेन्स के राइट्स नहीं होते थे मुस्लिम में, अब वुमेन्स के राइट्स हैं। तो कहीं न कहीं जुडिशियल डिसीजंस ने मुस्लिम को डायमेंशंस दी है। इवन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फीमेल्स का स्पेस बना है। ठीक है, स्पेस पहले से है लेकिन कुछ लॉ और कुछ राइट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन्स के लिए स्पेशल रिकॉग्नाइज करे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन के हमारा सोर्स है मुस्लिम लॉ का, जो कि सेकेंडरी सोर्स है। इन इंडिया मुस्लिम गवर्न करे जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम्स का अपना शरीयत कानून भी चलता है जो उनका पर्सनल कानून होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा तो वो चलाए जाते हैं, गवर्न करे जाते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन से ही तो गवर्न हो रहा है। ठीक है, फॉलोइंग आर द इनैक्टमेंट ऑफ कुछ लेजिस्लेशन है, कुछ इनैक्टमेंट बनाई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, मुस्लिम वर्क वैलिडेटिंग एक्ट, वर्क एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो ये सारे लेजिस्लेशन ये चीज़ दिखा रहे हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर चेंजेस भी करे गए हैं। ठीक है, और लेजिस्लेशन सेकेंडरी सोर्स इसलिए है क्योंकि लेजिस्लेशन से न्यू न्यू रूल्स बनाए गए, न्यू एक्ट्स बनाए गए। ठीक है, तो लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। अब बात करते हैं जस्ट इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। इट रेफर्स एन स्टीशियन इन मुस्लिम लॉ विच मीन ज्यूरिस्टिक इक्विटी। स्टीशियन को बोला जाता है ज्यूरिस्टिक इक्विटी और जस्टिक डिस्क्रिशन। अकॉर्डिंग टू अबू हनीफा, the man has been endowed with the intelligence to use his common sense to do what he thinks। अबू हनीफा का कहना यह था कि एक मैन एंडोव्ड होता है और मतलब उसकी खुद की इंटेलिजेंस होती है, उसकी खुद की कॉमन सेंस होती है कि वो क्या सोचता है और वो क्या करता है। ठीक है, वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ इज द आइडिया ऑफ फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी एंड एक्सीलेंट कंसाइन। ऐसा कहा गया है जो मुस्लिम लॉ है वो ओरिजिन जिसका हुआ है वो इस आइडिया पे है कि फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस, इक्विटी होना चाहिए। उस बेसिस पे मुस्लिम लॉ का जो है ओरिजिन हुआ है इन ग्राउंड पे, ऐसा कहा गया है। तो ये हमारा था सेकेंडरी सोर्सेस था जैसे इक्विटी एंड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। और एक बात और, अगर किसी को नोट्स इन फॉर्म ऑफ PDF चाहिए हो तो मेरे को HR एजुकेशन
01 पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पे मैसेज कर देना। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएँगे। एंड प्लीज़ गाइस, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? इवन पेपर से 1 दिन पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक रील डालते हैं, शॉर्ट में एक रील डलती है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो अगर टाइम हो पेपर से 1 दिन पहले ही डलती है, तो उसे एक बार देख लेना, ठीक है? अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान एंड अहादीस एज़ अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि कुरान एंड हदीस की एज़ अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले आप बताना कुरान क्या होता है, उसके बाद आप बताना हदीस क्या होता है, उसके बाद आप इन दोनों को कोरिलेट करके एज़ अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बता देना, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आता है, अच्छा तो मुझे आप लोग एक चीज़ बताना कि आप में से किसी को ऐसी किसी वीडियो की ज़रूरत है जिसके अंदर आप लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? कि मैंने एक चीज़ देखी है, सीसीएस में ये चीज़ होता है कि बच्चा करके तो आता है पर नंबर नहीं आते। ऐसा होता है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ जो लोग पहले पढ़ते थे उनके साथ ये सीन था, वो लिख के तो बहुत कुछ आते थे बट नंबर ही नहीं आते थे। तो अगर ऐसा कोई कुछ चाहता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बताई जाए, तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है? तो इसके अंदर कुरान एंड अहादीस के बारे में बताना है। अब है इम्पोर्टेंस द लेजिस्लेशन एज़ अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। लेजिस्लेशन की इम्पोर्टेंट बतानी है द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। वैसे लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि लेजिस्लेशन से ही लॉ बने हैं मुस्लिम्स के लिए, ठीक है? अब आई डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड एक्सप्लेन कुरान एज़ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके अंदर सारे सोर्सेज आपको डिस्कस करने हैं प्लस कुरान का एक्सप्लेन करना है द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है? तो ये वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 3-4 साल में आए हैं इस यूनिट से और सेकंड यूनिट से, ठीक है? एंड एक चीज़ और, कभी-कभी ना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक्सप्लेन कुरान या फिर डिफाइन कुरान ऐसे करके, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग के एग्ज़ाम में टेस्ट शीट फाइनली आ गई आप लोगों के इतने सारे अप एंड डाउन के बाद। सो स्टूडेंट प्लीज़ इट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स एंड टॉक्स। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।